नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला आईएपीएस द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 667वें दिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। सर दरवाजा सटा दो बेटा। ओके, आज की हमारी गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर हीना रावल। इनका आज का विषय है लक्षणों की कमी वाले रोगियों का प्रबंधन। बट मैम, ये जब सेशन स्टार्ट करेंगी उससे पहले मैम का मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। मैम अभी वर्तमान में प्रिंसिपल है अहमदाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की। ये हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट भी है साईनाथ हॉस्पिटल की, एचओडी है, प्रोफेसर है, पीजी टीचर है और गाइड भी है डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी फिलोसफी की। ये पीएचडी की गाइड भी है। इनका 37 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैम ने बहुत सारे पेपर्स प्रेजेंटेशन भी दिए हैं। इनके बहुत सारे इन्होंने और सेमिनार्स भी अटेंड किए हैं। मैं एक एक करके डिटेल तो नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत सारे मैम्स के हैं भी। मैम ने ये अपॉइंटेड हुई है, बहुत सारे आपके लंबे चौड़े हैं। हाँ वही है, वो बताने की जरूरत सर्विस नहीं। कमीशन कोई नहीं मैम, आपका आज का जो टॉपिक है लक्षणों की कमी वाले रोगियों का प्रबंधन। सो मैम, आपका आईएपीएच मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। माय स्क्रीन इज विजिबल? स्क्रीन मेरा विजिबल है? जस्ट मिनट। नो मैम, विजिबल नहीं है मैम। अभी आपने शेयर ही नहीं किया अभी। पहले आप अच्छा अपना स्क्रीन शेयर। हाँ, पहले आप अपना स्क्रीन शेयर करें मैम। अभी आपने अपना स्क्रीन शेयर नहीं किया है। अच्छा अच्छा। हाँ, शेयर हुआ। यस, हाँ, अब आपका स्क्रीन, हाँ, शेयरिंग स्टार्ट हुआ। यस यस मैम, शेयर हो गया। अच्छा ठीक है, अभी विजिबल है? हाँ हाँ, अभी पीपीटी विजिबल है ना? हाँ, यस यस मैम। ओके ओके। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। एंड जो आज का मेरा टॉपिक है कि अगर पॉजिटिव ऑफ सिम्टम्स है, जिसको हम बोलते हैं कि पॉजिटिव ऑफ सिम्टम्स, नंबर ऑफ सिम्टम्स कम है, तो ऐसे मरीजों में हम कैसे उसको मैनेज करेंगे, वो आज का मेरा टॉपिक है। तो जैसे यहाँ हमने हमारे प्रैक्टिस में आप सबने ये अनुभव किया होगा कि कभी कभी पेशेंट्स जो आते हैं, या तो वो बहुत सारे सिम्टम्स कहते हैं। जैसे हम कुछ भी पूछे कि सर में तकलीफ है तो बोलते हैं हाँ सर में तकलीफ है, बालों में तकलीफ है तो बोलते हैं हाँ बालों में तकलीफ है। तो जो भी हम पूछते हैं, पेट में गड़बड़ है तो हाँ बोलते हैं। तो जो भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो लोग हमको बताते हैं कि सभी जगह पे सिम्टम्स देते हैं, जिसको हम मेज ऑफ सिम्टम्स कहते हैं। अगर हमको बहुत सारे सिम्टम्स मिलते हैं, तभी भी प्रैक्टिस में आपने देखा होगा कि टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स बनाना मुश्किल हो जाता है। अगर बहुत कम सिम्टम्स देता है पेशेंट, तो भी जो टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स है, जो रुब्रिक्स हम बनाते हैं और जो रुब्रिक्स एनालिसिस एंड एवेल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स करते हैं, और उसके ऊपर से फिर जो हम टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स बनाते हैं, तो वो बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जितने भी यहाँ बहुत सारे सीनियर प्रैक्टिशनर्स ज्वाइन होते हैं, ये सब ने अनुभव किया है कि होम्योपैथी में अगर बहुत सारे सिम्टम्स मिले और कोई हमको ऐसा लक्षण ना मिले कि जिससे हमको ड्रग सिलेक्शन में हमको फायदा हो, वो मदद हो सके, वो अगर हमको नहीं मिलता है तो भी हमें तकलीफ होती है। और बहुत कम सिम्टम्स मिलते हैं वो भी तकलीफ होती है। क्योंकि ज्यादातर पेशेंट्स, जैसे हमारे गुजरात में तो ऐसा होता है कि दे डोंट अंडरस्टैंड कि होम्योपैथी में कैसे सिम्टम्स चाहिए, क्यों इतना सारा क्वेश्चंस पूछते हैं, क्यों इतना उतना सिम्टम्स के बारे में हमको जानना चाहिए। हमको जो इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम्स चाहिए, वो इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम्स लेने के लिए हमको जितना ये केस टेकिंग एकदम डिटेल में करना पड़ता है,
They don't understand this, और because they don't understand this, वो लोग हमको ज्यादा सिम्टम्स नहीं देते हैं. नाउ ये जो है कि जो हमको मेज ऑफ सिम्टम्स मीन्स बहुत सारे सिम्टम्स, मेज जैसे पजल हो जाता है, तो मेज ऑफ सिम्टम्स होता है तो भी दिक्कत होती है, या तो फिर हमको बहुत सारे सिम्टम्स मिलते हैं तो सॉरी बहुत कम सिम्टम्स मिलते हैं तो भी दिक्कत होती है. नाउ दिस मे बी डॉक्टर हनीमैन हैज आल्सो एक्सपीरियंस्ड इट. इसलिए जब हम हमारा सोर्स बुक पे जाते हैं, that is Organon of Medicine, the Bible of Homeopathy. If we go to that source book and if we see even in that source book, डॉक्टर हानेमैन ने डिजीज को क्लासिफाई करके दिया है. और जो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज जिसको हम हानेमेनियन क्लासिफिकेशन या तो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज कहते हैं, उसमें भी डॉक्टर हानेमैन ने दिया है कि क्रॉनिक डिजीज होता है, बहुत सालों से पेशेंट को है, काफी उसको दिक्कत हो रही है, वो क्रॉनिक डिजीज भी वन साइडेड होता है. वन साइडेड माने कि आइदर सिम्टम्स मेंटल प्लेन पे होते हैं या तो सिम्टम्स फिजिकल प्लेन पे होते हैं. जैसे मेंटल प्लेन पे सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट को से सिर्फ एक फोबिया है, द पेशेंट हैज फोबिया, फोबिया माने कोई डर है, तो ये एक ही सिम्टम है पेशेंट के पास और कुछ नहीं है, अदरवाइज द पेशेंट इज हेल्दी, पर वो कहता है कि वो अंधेरे में जा नहीं सकता है, फोबिया ऑफ डार्कनेस. अभी यही सिम्टम अगर एक छोटे बच्चे में है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज बच्चे में अंधेरे से डर लगना इट इज अ कॉमन एट्रीब्यूट, सो वी डोंट कंसिडर इट एज अ सिम्टम. पर अगर कोई 40 इयर्स का मेल पेशेंट हमको कहता है कि आई हैव गॉट फियर ऑफ डार्कनेस, मैं अंधेरे कमरे में जा नहीं सकता हूँ, तो दैट बिकम्स अ वेरी इंडिविजुअलाइजिंग वेरी पिक्यूलियर सिम्टम, जो हम रुब्रिक के हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं. तो वैसे हनीमैन ने क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में ऑलरेडी वन साइडेड डिजीज का क्लासिफिकेशन दिया है, वेयर देर विल बी पॉजिटिव ऑफ सिम्टम्स, कम सिम्टम्स हमको मिलेंगे, कम चिन्ह मिलेंगे, और सिम्टम्स आइदर मेंटल प्लेन पे होंगे. फर्दर क्लासिफिकेशन डॉक्टर हानेमैन ने किया है कि इट कैन बी ओनली ऑन द मेंटल प्लेन और इट कैन बी ओनली ऑन द फिजिकल प्लेन. जैसे इसमें मैंने एग्जाम्पल में लिखा है कि सिर्फ हेडेक, अभी आप पेशेंट को पूछते हो कि कहाँ हेडेक होता है, तो वो वेगली बताता है कि कभी कभी टेम्पल्स में होता है, कभी फॉरहेड में होता है, कभी ऑक्सीपिट में होता है, ऊपर होता है. तो वो पेशेंट हमको ठीक से उसका लोकेशन नहीं बता रहा है. अगर आप पेशेंट को ये पेशेंट से मांगते हैं कि क्या करने से आपको ठीक लगता है, क्या करने से बढ़ जाता है, धूप में जाते हो तो बढ़ जाता है, तो बोलता है हाँ कभी धूप में बढ़ जाता है, कभी शाम को हो जाता है हेडेक. सो जो मोडालिटी है, जो लोकेशन है, कुछ भी पेशेंट आपको ठीक से नहीं बता रहा है, बस इतना ही कह रहा है कि रोज मुझे हेडेक होता है, वो फिक्स नहीं होता है कब होता है, पर रोज हेडेक होता है. अभी जब ऐसी कंडीशंस अराइज होती है तो इसको हम पॉजिटिव ऑफ सिम्टम्स कहते हैं. और हमारे जो सोर्स बुक्स है उसमें इसको कैसे मैनेज करना अपने क्लिनिक में, हानेमैन ने जैसे मैंने कहा कि क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में ही ये दे दिया है, तो कितने सालों पहले जब उन्होंने ऑर्गेनॉन लिखी तो मे बी उनको भी ये दिक्कत हुई है, इसलिए उन्होंने दे दिया है. और उसको फिर कैसे मैनेज करना वो भी उन्होंने स्टेप बाय स्टेप हमको समझाया है ऑर्गेनॉन में. सो वील गो अक्रॉस दैट हाउ डॉक्टर हानेमैन हैज एक्सप्लेन्ड how to manage where the cases you get where the symptoms are less. Now see, usually as I am working in a college so for so many years, maybe more than 3 decades, तो हमारे पास यूजी के बच्चे हैं, पीजी के बच्चे हैं, पीएचडी के स्कॉलर्स है. अभी सभी जगह मैंने जो ज्यादातर देखा है इन माय एक्सपीरियंस, दैट नॉट ओनली द पेशेंट पर फिजिशियन पर जो पेशेंट होता है उनका डिजीज को जनरलाइज कर देते हैं कि किसका पेशेंट है, तो बोलते हैं हेडेक का पेशेंट है. नाउ सी दिस इज जनरलाइजेशन. ये जो मरीज है वो मरीज का एक होलिस्टिक अप्रोच नहीं है, उसको हम जनरली बोल देते हैं कि इसको क्या ठीक करना है तो उसको हेडेक. नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हेडेक इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ सिम्टम. So, but what we do
unknowingly we commit this mistake. Not only the patient तो चलो कहेंगे कि मुझे सर दर्द है, बस इतना ही बोलेंगे, but we as physicians also we fail to understand that this is not the disease, this is not just what is to be cured. एक approach ही अपना अलग होना चाहिए. So ये जो vague generalization of symptoms of disease जो हो रहा है, that is not correct. इसीलिए ऑर्गेनॉन के थर्ड एफोरिज्म में डॉक्टर हैनेमन ने क्या लिखा है? द फिजिशियन हैज टू परसीव व्हाट इज टू बी क्योर्ड. उन्होंने जो वर्ड यूज किया है, फिजिशियन हैज टू परसीव. सी, उन्होंने ऐसा ही नहीं कहा है कि सिर्फ सुनो कि उसको हेडेक है, सिर्फ देखो कि उसको इन्फ्लेमेशन है कि नहीं. सब कुछ मिला के यू यूज ऑल योर 5 सेंसेस and then you observe the patient, you listen to the patient, you try to understand what the patient is trying to say. और ये जो perception है आपका, जो 5 senses के साथ आप करते हो, वो perception से एक concept बनेगा आपके दिमाग में. So perception will get converted into conception. Conception means एक पूरा image, एक concept बनेगा that ये patient है जो tall, lean, thin है, stooped shoulders है, fair looking है, और उसको जो हेडेक होता है वो दोपहर में ये टाइम से ये टाइम पे उसको हेडेक होता है, वो धूप में जाने से बढ़ जाता है, ये करने से कम हो जाता है, पेशेंट को ये टेंडेंसी है, उसको बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है. तो ये जब सब पूरा मिला के करते हैं तो उसको हम इंडिविजुअलाइजेशन कहते हैं. पर यूजुअली क्या होता है कि वी फेल टू अंडरस्टैंड दिस और हम इसको वेग बना देते हैं, उसको जनरलाइज करते हैं, एंड वो भूल जाते हैं कि जब क्रॉनिक डिजीजेस को हम ट्रीट करते हैं स्पेशली, और हमको कम सिम्टम्स मिल रहे हैं, पर वो कम सिम्टम्स को ध्यान में न रखते हुए ये मानना चाहिए कि जो पेशेंट का वाइटल फोर्स डिरेंज हुआ है, that is the derangement of the complete vital force. It is general vital force which is deranged. The body as a whole has been affected, और वो जो exhibit हो रहा है locally exhibit हो रहा है. So जो local है वो सिर्फ local नहीं है, it is generalized, it is complete, it is the complete derangement of the vital force which is now exhibiting as a spot of psoriasis on your palms only. तो जो जनरलाइज है वो लोकली एग्जिबिट होता है, जो लोकली एग्जिबिट होता है वो कंप्लीट जनरल डिरेंजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अवर होम्योपैथिक फिलॉसफी, जो हमको बच्चों को भी सिखाना पड़ेगा, जो हमारे नए होम्योपैथ्स है उसको भी सिखाना पड़ेगा, बिकॉज मैंने ये बहुत सालों से देखा है. सो व्हाट इज जनरल is exhibited locally, it is showcased locally, and what is local is nothing but the derangement of the general, of the person as a whole. So this is what is important, कि जब हम paucity of symptoms वाले patients देखते हैं तो हम ऐसा समझ लेते हैं कि यही पार्ट को, यही सिम्टम को हमको ट्रीट करना है, पर इसमें यही सिम्टम को ट्रीट करना नहीं होता है. कभी कभी हम पास हिस्ट्री में चले जाते हैं, तो पास हिस्ट्री से हमको इटियोलॉजिकल फैक्टर मिल जाता है, और फिर इटियोलॉजिकल फैक्टर से भी हम क्योर कर सकते हैं. कोई पेन है जो पेशेंट को बहुत सालों से जा नहीं रहा है, उसको चलने में दिक्कत हो रही है, और जब हमको उसको पूछते हैं तो बोलते हैं कि देयर वाज अ हिस्ट्री ऑफ फॉल मे बी बिफोर 10-15 ईयर्स, और फिर हम उसको आर्निका देते हैं, तो उसको भले सिम्टम कम थे पर फिर भी उसको क्योर हो सकता है. So this is what is important, that it should not be, the symptoms must not be considered as vague or generalized. You must put an attempt, you must try your best so that you can find out a complete picture and you can find out a simillimum for your patient. Then कभी कभी जब कम सिम्टम्स होते हैं, पर there are different things which you do in your case perceiving. See, I will not use the word case taking. अभी हम बोलेंगे उसको case perceiving. Case perceiving माने हम पेशेंट को इतना अपना, जैसे मैंने पहले कहा कि अपने 5 सेंसेस से ऐसे उसको परसीव कर रहे हैं कि एक स्टोरी, एक कंसेप्ट हमारे माइंड में होगी.
तो जो वर्ड्स वो यूज करता है, तो कभी कोई एक वर्ड से हमको पता चलता है, कभी उसकी जो एक्शंस होती है, द पेशेंट इज वेरी रेस्टलेस, पेशेंट काम बैठा है, पेशेंट इधर उधर घूम रहा है, पेशेंट आपके उसके ऊपर जो कुछ पड़ा है उसको पकड़ रहा है। सो जो सिक्स्थ एफोरिज्म में लिखा है कि यू हैव टू बी अ अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर विदाउट एनी प्री कंसीव्ड थियरी इन योर माइंड, विदाउट एनी प्रेजुडाइज, आपके दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज सी दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन। और मैं बच्चों को हमेशा कहती हूँ कि सिक्स्थ एफोरिज्म इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू बी प्रैक्टिस्ड। क्यों डिफिकल्ट है? बिकॉज टू बिकम अनप्रेजुडाइज इज नॉट अ इजी टास्क। हमारे दिमाग में जैसे ही पेशेंट एंटर होता है, जैसे ही पेशेंट बोलना शुरू करता है, तो कोई ना कोई प्रेजुडाइज हमारे दिमाग में आ जाता है। हम सोचने लगते हैं अच्छा चलो टॉल लिन थिन पेशेंट है तो ये फॉस्फोरस का हो सकता है। फिर अगर पेशेंट बोलेगा कि नहीं नहीं हम बहुत फ्रेंडली नहीं है, हम किसी से बहुत बात नहीं करते हैं, तो फिर हम उसको सोचेंगे कि नहीं नहीं इसको तो थोड़ा फ्रेंडली होना ही चाहिए। तो हम उसको पूछेंगे कि थोड़े बहुत तो फ्रेंड्स होना चाहिए। वाई? बिकॉज हमने सोचा है कि ये फॉस्फोरस का पेशेंट है। सो टू बिकम प्रेजुडाइज इज वेरी इजी, and to become unprejudiced kabhi kabhi it is very difficult. So we have to condition ourselves, we have to train ourselves कि हम without any bias पेशेंट जो बोलता है उसकी जो एक्शंस है, उसका जो posture है, बिहेवियर है, उसका स्पीच, उस एक्सप्रेशंस, गेस्चर्स और एनी अदर थिंग जो आप एकदम कीनली पेशेंट को ऑब्जर्व करो, और फिर एक के बाद एक आपको जो उसके एक्सप्रेशंस में दिखे, उसके गेस्चर्स में दिखे, यूजिंग द हैंड्स, उसकी स्पीच कैसी है, कॉन्फिडेंट है, लो इन कॉन्फिडेंस है, उसको थोड़ी थोड़ी देर में उसको पानी पीना पड़ता है फिर ही बोल सकता है। तो जो कुछ ऐसा बहुत एरोगेंट बिहेवियर है, ऐसे कि बाकी जो क्लिनिक में बैठे हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो कोई काम के नहीं है, तो ऐसा बिहेवियर है। सी ऑल दीज थिंग्स विच आई एम सेइंग हमारे मटीरिया मेडिका में वो मेडिसिन है। सो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट, वेरी नॉन बायस, एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि पेशेंट का जो डिफरेंट एक्सप्रेशंस है उससे वो क्या आपको मेडिसिन, बिकॉज सी मेनी टाइम्स आई हैव हर्ड ऑस्लर कह रहे हैं कि लिसन केयरफुली, द पेशेंट इज डिस्क्राइबिंग हिज ड्रग। ध्यान से सुनो, पेशेंट ही अपनी मटीरिया मेडिका में से अपनी ड्रग डिस्क्राइब कर सकते हैं। इवन डॉक्टर हैनेमन द मास्टर ही हिमसेल्फ सेज इन एफोरिज्म 153 कि हमको जैसे पॉजिटिव सिम्टम्स है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वी विल ट्राई टू फाइंड आउट जो स्ट्राइकिंग है, जो दिखता है आपको, इमीडिएटली दिखता है, या तो वो पेशेंट बोलता है तो आपको इमीडिएटली पता चलता है। जैसे हमारे मटीरिया मेडिका में कितने सारे मेडिसिन है कि जो जेलस, जिसमें जेलसी है या विंडिक्टिवनेस है या सस्पिशियसनेस है। अभी पेशेंट सामने से तो आपको कहेगा नहीं कि आई एम अ जेलस पर्सन और आई एम अ सस्पिशियस पर्सन। यू द वे द पेशेंट इज टॉकिंग टू यू, उससे आपको पता चलेगा कि समथिंग ऐसा स्ट्राइकिंग। अच्छा मेरे भाई के पास गाड़ी आ गई, उससे मुझे क्या, मेरे भाई ने अपना घर बनवा लिया, मुझे क्या। नाउ सी व्हेन ही इज रिपीटेडली कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू हिज ब्रदर और बार बार उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, तब आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ही इज फीलिंग जेलस ऑफ द ब्रदर। सो समथिंग विच इज स्ट्राइकिंग, सिंगुलर, जो वो पेशेंट को ही पास है, दूसरे के पास नहीं है। पेन इन द थ्रोट बेटर बाय टॉकिंग, तो ये क्या हो गया पल्स, ये इग्नेशिया का सिम्टम। तो ये समथिंग विच इज सिंगुलर, यूजुअली पेन इन द थ्रोट इज वर्स्ट बाय टॉकिंग। पर समथिंग विच इज वेरी अनकॉमन, जिसको हम PQRS कहते हैं, पिक्यूलियर क्वेयर रेयर सिम्टम्स, सो और एंड स्ट्रेंज सिम्टम्स। अगर हमको पेशेंट के पास ऐसे सिम्टम्स मिल गए तो वो सिम्टम्स मटीरिया मेडिका में भी बहुत सारे, बहुत कम ड्रग्स में होगा। अगर PQRS सिम्टम पेशेंट में मिले हैं और अब मटीरिया मेडिका में भी देखेंगे तो बहुत कम दवाई होगी जिसमें ऐसे ही सिम्टम्स, पिक्यूलियर क्वेयर रेयर स्ट्रेन सिम्टम्स होंगे। तो आपका सिलेक्शन ऑफ द सिमिलिमम विल बिकम वेरी वेरी इजी। अभी लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि एक पेशेंट था, लास्ट टाइम मीन्स जब मेरा इंग्लिश वर्जन था तब,
उसी दिन अगले ही दिन पेशेंट आया था। तो वो पेशेंट को उसको माइग्रेन की तकलीफ थी और वो पेशेंट आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गए थे। अभी आयुर्वेदिक में दे यूज लीचिंग, वो लीच जो एक इंसेक्ट आता है उसको अप्लाई करते हैं और वो खून चूसता है। और वो लोग ऐसा मानते हैं कि जो गंदा खून या तो इम्प्योर ब्लड है वो सक करने से डिजीज अच्छा होता है। अपने इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनॉन में डॉक्टर हानेमन ने ये बात बताई है लीचिंग की। पर ये तो मैं अभी की बात कर रही हूँ कि आयुर्वेदिक डॉक्टर ने उसको लीच अप्लाई किया और ब्लड सक किया फॉर हर कंप्लेंट ऑफ माइग्रेन। नाउ सून आफ्टर दैट ट्रीटमेंट वो लेडी को पूरा जहां से लीच एप्लीकेशन किया था और लीच ने ब्लड सक किया था उसके आजू बाजू ब्लैक डिस्कलरेशन हो गए। सो शी गॉट वरीड। वो फिर उसको लगा कि अभी आयुर्वेदिक के पास नहीं जाना है, होम्योपैथी के पास जाना है, क्योंकि ये सब पूरा काला हो गया है। अभी दिस इज समथिंग विच वॉज पिक्यूलियर कि उसको ब्लैक डिस्कलरेशन हो गया था। मैंने फाटक रेपेटरी यूज किया और उसमें मैंने देखा तो देयर वर ओनली 2 मेडिसिन। मैंने लेडी को पूछा था उसके पहले कि आपको ईचिंग होता है, ये जो लीच एप्लीकेशन से ये जो सब पूरा काला हो गया है तो उसमें आपको ईचिंग होता है, खुजली आती है? तो उसने बोला था नहीं, मुझे खुजली बिल्कुल भी नहीं आती है, बस ये ब्लैक हो गया है, कॉस्मेटिक पर्पज से मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे ये जितना जल्दी हो सके निकालना है। तो जब मैंने फाटक रेपर्टरी में देखा तो देर वर ओनली 2 मेडिसिन and in that sickle core was the medicine that discoloration of the skin because of insect bite without itching। और फिर मैंने उसको एक ही डोज सिकल कोर का दिया। विद इन से 15-20 days द डिस्कलरेशन एकदम एकदम जैसे शेडो जैसा हो गया था, एकदम कम हो गया था। फिर दूसरा डोज रिपीट किया। अभी वो पेशेंट आया नहीं है, मे बी उसको अच्छा हो गया इसलिए नहीं आई है, बिकॉज ऑलमोस्ट 60-70% उसका कम हो गया था जब उसको फर्स्ट डोज दिया था। नाउ सी दिस इज what is I am trying to tell you, something which is very uncommon in the patient. In the materia medica also you will find only 1 or 2 drugs which are which is having this uncommon symptom। तो ये ऐसे करके अगर पॉजिटिव है, बिकॉज से यहाँ मेरे पास एक ही सिम्टम था कि लीच एप्लीकेशन के बाद डिस्कलरेशन, सो पॉजिटिव थी। बट बिकॉज इट वाज समथिंग कि लीच इंसेक्ट बाइट के बाद ये हुआ है तो मुझे ये रेपर्टरी में से ये दवाई मिल गई। सो दैट इज वाई जो 153 एफोरिज्म, मैं बच्चों को हमेशा यही कहती हूँ कि डोंट फॉरगेट ऑर्गेनॉन, डोंट फॉरगेट एनी ऑफ योर सोर्स बुक्स। बार बार आप सोर्स बुक्स में से आपको गाइडेंस मिलेंगे। जब भी आप स्टक हो जाओगे या तो आपको दवाई ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो ऑलवेज गो टू द सोर्स बुक्स, और केस टेकिंग करने में भी दिक्कत हो रही है तो गो टू द सोर्स बुक, बिकॉज एवरीथिंग इज रिटन इन ऑर्गेनॉन। अभी जैसे डॉक्टर हानेमन का जो डिटेल में उन्होंने कैसे पॉजिटिव सिम्टम्स मैनेज करना है वो हम बाद में देखेंगे। उसके पहले जो स्टॉलवर्ड्स ऑफ होम्योपैथी है लाइक डॉक्टर बॉनिंग हुसैन, उन्होंने भी ये 7 पॉइंट्स हमको दिए हैं कि पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करना है तो कैसे करेंगे। अभी ये 7 पॉइंट में अगर हमारे पास कम सिम्टम्स है और हमको दवाई ढूंढनी है तो आइदर ऑफ द 7, और ये 7 में से 2-3 पॉइंट्स भी आप ले लेते हो तो आपको दवाई ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। ये जब आपने पढ़ा होगा होम्योपैथी तब आपने ये पढ़ा होगा, ये क्विस, क्विड, यूबी, क्यूबस ऑक्सिलस, क्योर, क्यूमेंडो एंड क्यूएंडो। सो ये जो 7 पॉइंट्स है उससे हमको दवाई ढूंढने में अगर कम सिम्टम्स है तो मदद मिलती है। उसमें सबसे पहले हम लेते हैं क्विस। ये डॉक्टर हानेमन ने भी बताया है, यहां भी लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चेंज इन द पर्सनालिटी और द टेम्परामेंट। जब हम केस टेकिंग करते हैं, कम सिम्टम दे रहे हैं पेशेंट, 1 या 2 सिम्टम दे रहे हैं, तो हम ये ढूंढने की ये करेंगे कि उसको क्या चेंज हुआ, पर्सनालिटी, डिस्पोजिशन,
उसकी पर्सनालिटी में क्या, से फॉर एग्जांपल जो पेशेंट है, रिलेटिव्स भी कहता है, पेशेंट भी कहता है कि पेशेंट बहुत क्वाइट है, कभी कुछ बोलता नहीं है, उसको पूछो तो जवाब देता है, अदरवाइज वो बहुत इंट्रोवर्ट है, बोलता नहीं है। अभी से बचपन से पेशेंट ऐसा है, इंट्रोवर्ट है, ही इज नॉट टॉकिंग मच, ही इज रिमेनिंग साइलेंट, ओनली इफ आस्क्ड ही इज टॉकिंग, and even today he is like that, then it is not a symptom at all, because that is the personality of that person. तो उसको हम symptoms नहीं गिनेंगे। बट से पेशेंट बहुत चीयरफुल था, बहुत टॉकेटिव था, बहुत लाइवली था, एक्सट्रोवर्ट था, उसको सबके साथ बोलना अच्छा लगता था, और अभी जब से ये सिम्टम आया है, सोरियासिस का एक पैच उसको आया है, तब से पेशेंट एकदम क्वाइट हो गया है, वो किसी से के साथ बातें नहीं कर रहा है, एकदम अकेला अकेला रहता है। तो ये change in the personality, that will become a very important rubric for you to select your medicine. भले आपके पास सिर्फ सोरियासिस का एक छोटा पैच आपके पास सिम्टम है, पर ये जो चेंज इन द पर्सनालिटी हुआ है, दैट विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। सेम वे चेंज इन द टेम्परामेंट पे, पहले पेशेंट कह रहा था कि मुझे कभी एसिडिटी कुछ हुआ, गैस्ट्राइटिस ऐसा कुछ नहीं होता था, मैं कुछ भी खा लूं मुझे कुछ नहीं होता है, अभी मुझे ऐसा होता है कि खाना सब ऊपर आता है। सो टेम्परामेंट चेंज हुआ है, पर्सनालिटी चेंज हुआ है, तो ये एक आपका पॉइंट एक हो जाएगा। दूसरा कि अगर आप स्टिमुलाई से सेंसिटिविटी, पहले मुझे ऐसे बार बार बुखार नहीं आता था, बार बार जुकाम नहीं होता है, अभी मुझे ऑटोमनल डिसेंट्री हो जाती है, अगर चेंज इन वेदर है तो मुझे प्रॉब्लम होती है, अगर चेंज इन रेनफॉल होता है, ठंड बढ़ जाती है, हीट बढ़ जाती है, तो एवरीथिंग अफेक्ट्स मी। इफ somebody says something, see now this is external environment affecting the patient, previously it was not happening, now it is happening. In the same way, it can be emotional stimuli also. पेशेंट कहता है पहले मुझे कोई कुछ बोलता था, मुझे असर नहीं होती थी, अभी मुझे बहुत सारा रोना आता है, मैं बहुत रोता हूँ और रोती हूँ। सो द इमोशनल स्टिम्युलाइज आर अफेक्टिंग द पेशेंट। अगर मुझे कोई डांटता है, कुछ बोलता है, तो मैं बहुत दिनों तक भूलता नहीं हूँ, पहले मेरा ऐसा बेपरवाह नेचर था। सो सी वॉट एवर चेंजेस हैज कम, these changes are very important that you take into consideration। पर से पहले से पेशेंट को बहुत जल्दी रोना आ जाता था और अभी भी बहुत जल्दी रोना आता है, then it is not important, because that is the personality of that patient, that is the sensitivity of that patient, and so ये हम consider नहीं करेंगे। Now see, this is very important, disposition। अगर आप एफोरिज्म 213 पढ़ेंगे, 213, डॉक्टर हैनेमन ने वहां बहुत क्लियरली लिखा है, दिस इज गिवन बाय बॉनिंग हुसैन, बट डॉक्टर हैनेमन हैड आल्सो वेरी क्लियरली रिटन that we shall not be able to cure homeopathically if we do not in every case of disease observe along with the other symptoms the state of disposition। Patient ka disposition is very important, whether it is mild disposition, yielding disposition, angry disposition, cruel disposition, see whatever is, that is the personality of the patient। उसके वही aphorism के footnote में Dr. Hahnemann has written that don't think of giving aconite, because it will seldom cure patients where the patient is very calm and quiet in disposition, because aconite का patient restless होना चाहिए। But if say the patient is very calm and quiet, and still if you, the symptoms are of aconite, but don't give aconite, because disposition उसका aconite का नहीं है। वैसे ही वही एफोरिज्म के फुटनोट में डॉक्टर हैनेमन ने लिखा है कि पेशेंट ऑफ माइल्ड फ्लेगमेटिक डिस्पोजिशन, नक्स वोमिका इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल, because नक्स वोमिका पेशेंट इज नॉट माइल्ड, ही हैज टू बी एग्रेसिव। तो आपने ऐसा सोच लिया कि चलो कॉन्स्टिपेशन है, नक्स वोमिका दे दिया, ये सिम्टम है, नक्स वोमिका दे दिया, पर डिस्पोजिशन कंप्लीटली ऑपोजिट है, तो ऐसे पेशेंट को हम नहीं देते हैं नक्स वोमिका। डॉक्टर हानेमन ने वही उसमें लिखा है कि पल्सेटिला विल नॉट बी हेल्पफुल टू द पेशेंट हु आर हैप्पी, गे एंड ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट है, जिद्दी है, वो पल्सेटिला पेशेंट इल्डिंग है, जो जो कहता है वो सुनता है और मानता है और वो करती है जो जो भी कहता है, सो इल्डिंग डिस्पोजिशन है।
जबकि ये अगर ऑब्स्टिनेट पेशेंट है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड, तो उसको पल्सेटिला देना मत सोचो. Same way he has given example of Ignatia also, that it will not help to the patients who are not disposed to get frightened and vexed. जो जल्दी डर नहीं जाता है, जो जल्दी गुस्से नहीं होता है, ऐसे पेशेंट्स है. तो वैसे पेशेंट्स को या तो जो कोई गुस्सा करते हैं तो उसको बहुत बुरा लग जाता है, ऐसा नहीं है अगर पेशेंट में, तो उसको आप इग्नेशिया देने का मत सोचो. सो सी दीज आर द थिंग्स विच आर रिटन इन अवर सोर्स बुक्स. सो ये जो डिस्पोजिशन है पेशेंट का हम कंसिडर करेंगे. तो अगर हमारे पास एक या दो सिम्टम्स है, फिर भी हम डिस्पोजिशन, सेंसिटिविटी, टेम्परामेंट, पर्सनालिटी, लाइक्स डिसलाइक्स, अगर जिस कि कोई एक का लाइक दूसरे का डिसलाइक होता है, कोई एक का डिसलाइक दूसरे का लाइक्स, सो दे आर ऑलवेज वेरी इंडिविजुअलाइजिंग बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट. तो ये सब कंसिडर करेंगे. मेंटल जनरल सिम्टम्स, अगर आप डॉक्टर कैंट का क्लासिफिकेशन देखो तो उन्होंने भी मेंटल जनरल सिम्टम्स को सबसे हाईएस्ट ग्रेड दिया है, which are related to the emotions, the love, grief, anger, जो हम क्लासिफिकेशन ऑफ जो इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स में करते हैं, कि उसको सबसे हाईएस्ट ग्रेड है. व्हाई? बिकॉज ये सिम्टम्स है जो पेशेंट को एज अ होल अफेक्ट करते हैं. इट इज एग्जिबिटिंग द पेशेंट, द इंडिविजुअल हु इज सफरिंग. सो ये सब जो दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब पॉजिटिव ऑफ सिम्टम्स है, then we will consider quiz. Quiz is nothing but the change in the personality and the disposition of your patient. तो ये हम हमेशा कंसिडर करेंगे. दूसरा है क्विड. क्विड माने जो डिजीज इंडिविजुअलाइजेशन करना है वो, नॉट डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज. बिकॉज डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज में हेल्प यू to find out the pathognomic symptoms. पैथोगोनोमिक मीन्स जो डिजीज के कॉमन सिम्टम्स है. जैसे मलेरिया हुआ तो ठंड लग के बुखार आता है तो दैट इज पैथोगोनोमिक सिम्टम. इट इज अ कॉमन सिम्टम. पेन इन द बॉडी एक, देन हेडेक, these are the common symptoms of malarial fever. So these are the pathognomic. But what we have to do, quid means you have to find out what is not pathognomic. जैसे निमोनिया का पेशेंट है तो उसको खांसी आती है, पेन इन द चेस्ट है, फीवर है, रस्टी स्पूटम आता है, स्पूटम जो रस्टी होता है, ये सब कॉमन सिम्टम्स है. पर से कॉफिंग with a clean tongue and coughing which results into vomiting, coughing with thirstlessness, coughing with a whooping sound, coughing as if sandpaper is rubbed against, sand parchment paper is rubbed against. तो ये क्या हुआ कि कॉमन सिम्टम को आपने अनकॉमन बनाया, इंडिविजुअलाइजिंग बनाया. So a pathognomic symptoms you will try to make it a non-pathognomic symptoms. इसको हम क्या कहते हैं? डिजीज इंडिविजुअलाइजेशन, जो पहले भी मैंने बताया. तो ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि द डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज, especially when it is a paucity, will not help you to select the similibum. But if you try to individualize your patient, then it becomes very, very important how to make the common symptoms into uncommon symptoms. It is the art which each and every homeopath must learn. So this is what is important. अभी यूबी माने लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ द सिम्टम्स, द एग्जैक्ट लोकेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो लोकेशन से हम बहुत सारी मेडिसिन हमको ढूंढने में हेल्प मिलती है. जैसे नैश ने क्लासिफिकेशन दिया है, गैस्ट्रियस डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन. तो upper abdomen, then we'll think about carbovage. Lower abdomen, we'll think about lycopodium. Entire abdomen, then we'll think about China. Now see, these are the short ways. When you have got less symptoms, then these are the short ways which can help you to find out the medicine. When the symptoms are very vague, तो ये लोकेशन से हम ये मेडिसिन ढूंढने में हमको मदद मिलती है. या तो एक्सटेंशन,
या तो side of the body, right side, left side. We have got medicines which are right sided, which are left sided. So say for example arsenic का एक peculiar symptom है कि aggravation by heat for the entire body except the head. अभी हमारे पास अगर दो ही सिम्टम्स है, एक ही सिम्टम्स है, पर ये आपको सिम्टम मिलता है तो आपका सिलेक्शन इजी हो जाएगा. सो जैसे साइलेशिया का सिम्टम है फिश बोन लाइक सेंसेशन इन द थ्रोट ओनली व्हेन देयर इज अ थ्रोट इन्फ्लेमेशन और समथिंग. साइड ऑफ द बॉडी लाइकोपोडियम हम कहते हैं राइट साइडेड है, लेकेसिस लेफ्ट साइड, ऑल द सिम्टम्स मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. शिफ्टिंग पेन है, देन वी आर थिंकिंग अबाउट pulsatilla. Then abrotionium when there is ascending merismus. So ये सब जो हम symptoms, ये जो सब हम ढूंढते हैं वो हमको हमारा symptom complete बनाने में मदद करता है. ऑर्गिडन में लिखा है कि अगर आपको एक कंप्लीट सिम्टम भी मिले तो दैट इज योर टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स ऑन विच यू कैन फाइंड आउट द सिमिलिमम. नाउ कंप्लीट सिम्टम्स means there is sensation, location and extension, modality and concomitant if there. So ये चार चीज अगर है तो अगर एक भी सिम्टम है फिर भी हमारा सिलेक्शन इजी हो जाता है. So you try to find out the location of the symptoms. Then as I said, to make a complete symptom you need a concomitant symptom if possible. बॉर्निंगसन ने इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था टू द कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स. व्हाई ये सिम्टम्स क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज देयर इज नो लॉजिकल कनेक्शन टू द चीफ कंप्लेंट. दे कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड दैट व्हाई दे आर देयर विद द चीफ, दे आर अलोंग विद द चीफ कंप्लेंट, बट क्यों है वो उसका कोई लॉजिकल एप्लीकेशन नहीं है. दे आर एटिपिकल, they are not related to the chief complaint, and again the concomitants are very individualizing because they are different from patient to patient, and therefore they always help you in individualizing your patient. जैसे एंटिमटाट का सिम्टम है that irresistible desire to sleep with all the complaints. Now this is something which has no relation. जैसे पेशेंट को खांसी हुई है तो उसके साथ डिजायर टू स्लीप उसका कोई कनेक्शन नहीं है, बट स्टिल इट इज देयर, एंड सो इट विल बिकम वेरी इजी इफ द पेशेंट हैज गॉट दैट सिम्टम टू सेलेक्ट एंटिमटाट फॉर दैट पेशेंट. सो जैसे जेल्सेमियम का एक सिम्टम्स है कि देयर इज ड्राउजीनेस एंड ट्रेमलिंग विद द कंप्लेंट्स, विद ईच कंप्लेंट्स. सो ऐसे सब जो कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स हमको मिलते हैं, हेडेक विद प्रोफ्यूज यूरिनेशन, सो ऐसे जो कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स मिलते हैं, पॉजिटिव ऑफ सिम्टम्स है, अगर कम सिम्टम्स है हमारे पास तो वी मस्ट ट्राई टू प्रोब एंड फाइंड आउट. उसको ज्यादा क्वेश्चंस पूछ के we'll try to find out whether any concomitant symptom is there. They bear a distinctive mark on some drugs. As I told, I gave example of gelsemium, और ये medicines का मैंने दिया example कि ये drug को select करने में आपको बहुत easy रहता है. They are misunderstood as complication of the disease by non-homeopaths. Non-homeopaths ऐसा समझते हैं कि ये कोई और complaint खड़ी हो गई है, उसको cough भी है और उसके साथ उसको ये स्लीपीनेस भी आ गई है, पर वी होम्योपैथ अंडरस्टैंड देम एज द इंडिविजुअलाइजिंग फैक्टर और उसके ऊपर हम प्रिस्क्रिप्शन करते हैं. और जैसे मैंने कहा कि अगर एक भी ऐसा कंप्लीट सिम्टम मिला तो वो हमारा टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स बन जाएगा. देन ऑफ कोर्स हम जो माइजम्स की बात करते हैं, प्राइमा कॉजा मॉर्बी, विच इज मोर और लेस यूज्ड फॉर सोरा, जो फंडामेंटल कॉज है. अगर पेशेंट को बहुत सारी दवाई ली है और अगर उसको ठीक नहीं हो रहा है, आपने जो सिमिलिमम दिया है आपको लग रहा है कि ये करेक्ट सिमिलिमम है, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, या तो पेशेंट ने बहुत सारा डिफरेंट मेथड्स यूज किया है फिर भी पेशेंट को ठीक नहीं हो रहा है, तो फिफ्थ एफोरिज्म में डॉक्टर हानेमन ने कहा है कि देयर कैन बी एन ऑब्स्टिकल विच इज नॉट अलाउिंग द क्योर टू टेक प्लेस. और वो जो ऑब्स्टिकल है जिसको डॉक्टर हानेमन ने माइजम्स बोला है, देयर में बी अ माइस्मेटिक ब्लॉक
and because of that miasmatic block वो क्योर नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमको वो एंटी माइasmatic मेडिसिन देके उसको क्योर करने का वी हैव टू थिंक. लाइक से फॉर एग्जांपल प्राइमा कॉजा मोर्बी के लिए डॉक्टर हैनेमन ने सोरा कहा है. इफ यू रीड मेंटल डिजीजेस के जो एफोरिज्म्स है, लोकल डिजीजेस के जो एफोरिज्म्स है, सभी में डॉक्टर हैनेमन ने लिखा है कि अगर क्योर नहीं हो रहा है then use antisoric medicine, then give a antisoric medicine which is indicated. So sometimes the miasm which is latent and which is acting as an obstacle और क्योर नहीं होने दे रहा है, तो जैसे हम सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन पे भी जानते हैं कि जब राइटली सिलेक्टेड सिमिलिमम एंड राइटली सिलेक्टेड पोसोलॉजी फिर भी फेल हो रहे हैं, then as an intercurrent medicine you give an anti-miasmatic medicine, and by giving this anti-miasmatic medicine the cure will take place. So that is the root cause. Then of course the time factor, the appearance of the symptoms, aggravation, amelioration, exit are when the symptoms are appearing, disappearing, or getting aggravated and ameliorated, and specifically when the periodicity कि कब वो वापस आता है. जैसे हमारे मटीरिया मेडिका में टाइम मोडालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमको बार बार मिलती है. जैसे आर्सेनिक मिड डे मिडनाइट एग्रावेशन 12 to 2, 12 मिडनाइट एंड मिड डे. काली ग्रुप में 1 to 3 AM का एग्रावेशन होता है, लाइको में 4 to 8 PM. देन मेनी सच कोलोसिंथेसिस में 4 to 9. Pulsatilla में night aggravations, belladonna में 3 PM aggravations. So see, there are so many things like so many different medicines with the time modalities or the aggravation of the symptoms, especially at that particular hour. Miasms may be morning sunrise to sunset aggravation of SORA, night aggravation of syphilis. So time modality, we will always ask the patient, especially in cases where there are few symptoms. दूसरा स्पेसिफिक टाइम, इंटरमिटेंट डिजीजेस, इंटरमिटेंट फीवर ऑर्गेनॉन में दिया है, दैट स्पेसिफिक एक्जिमा यही विंटर में आता है, यही टाइम पे होता है. सो दैट पीरियोडिसिटी, मलेरियल फीवर एवरी मॉनसून आता है, तो ये जो पीरियोडिसिटी है, ऑल्टरनेटिंग डिजीज, इंटरमिटेंट डिजीज, सो दैट ऑल्सो विल समटाइम्स हेल्प यू इन सिलेक्टिंग योर medicine. Then of course the modalities, just like as I said previously, likes and dislikes. Modality, no two person is having the same modality. किसी का aggravation, किसी का amelioration होता है, किसी का amelioration, किसी का aggravation होता है. It is always very unique. One patient wants all the windows to be open air, while another patient cannot tolerate a draft of wind also, a little draft of wind, wants everything to be closed. तो ये एक बहुत important factor है, aggravation, amelioration, and it keeps on changing. हमारे materia medica में always in all the medicines you will find the aggravation and ameliorations are maintained, and especially it is something which makes again the symptom complete, and complete symptom is the totality of symptoms. So sensation, location, aggravation, amelioration, and concomitant. Then only Hahnemann has written to that extent that sometimes if you feel that this medicine is indicated, but say the modality are completely opposite, they are not matching, तो वो जो medicine है वो negatively indicated medicine है. Even if you feel that this is the similimum, but if the modalities are not matching, then he has called such medicines that these are the negatively indicated medicines. So modalities play a very vital role. जब हमारे पास कम सिम्टम्स है तो सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन में ये मोडालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अभी ये हमने डॉक्टर बॉनिंग हुसैन का बात किया. नाउ वी गो टू व्हाट इज रिटन इन ऑर्गेनॉट. नाउ देयर इज एफोरिज्म्स 162 to 172 where Dr. Hahnemann has mentioned about how to manage patients where there are less number of symptoms. So see, I'm again going back to the source book, to Organon.
Now 162 में उन्होंने लिखा है कि देयर कैन बी पॉजिटिव ऑफ मटीरिया मेडिका. अभी दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज अभी तो मटीरिया, जब हनीमैन ने लिखा था तब देयर वाज पॉजिटिव इन मटीरिया मेडिका, पर अभी तो मटीरिया मेडिका में बहुत सारे मेडिसिन ऐड हो चुके हैं, इसलिए पॉजिटिव इन मटीरिया मेडिका इज नॉट अ क्वेश्चन. अभी उन्होंने लिखा कि सबसे पहला जो स्टेप है कि आप पेशेंट को बहुत प्रोब करो, थरो इन्वेस्टिगेट करो, क्वेश्चनिंग करो, और अगर हो सके तो एक बार में नहीं हो पाता है तो 2-3 बार पेशेंट को प्रोबिंग करो और केस टेकिंग करो, केस परसीविंग करो, and then try to find out a simillimum. But say in paucity of symptoms, in less number of symptoms, आप सिमिलिमम नहीं ढूंढ रहे हैं, then you can use a partially similar medicine जो पार्टली जो सिम्टम्स है उसको कवर करेगा, बाकी के सिम्टम्स को नहीं करेगा. नाउ इन दिस कंडीशन व्हाट विल हैपन कि जब आप ये पार्शियली सिमिलर मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट करते हो तो ये हो सकता है कि सम ऑफ द सिम्टम्स में बी रिमूव्ड and some new symptoms of the medicine may be produced. Now these symptoms, Dr. Hahnemann, he called the accessory symptoms of the medicine. Accessory symptoms of the disease भी दिया है जो ड्रग प्रूविंग में है. अभी हम फिलहाल उसकी बात नहीं करेंगे कि accessory symptoms of the disease which the patient is having since a very long time, और पेशेंट को ऐसा लगता है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ हिज डेली रूटीन और दिस इज अ पार्ट ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे रोज रात को पाँव में जलन होती है, पेशेंट को इतने सालों से होती है कि वो आपको मेंशन भी नहीं करता है. बट अगेन दिस इज वेरी इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम्स. वो रोज रात को भीगा वो टॉवेल रख के पाँव पे रख के सो जाता है, या तो अर्ली मॉर्निंग जब वो टीथ ब्रश करता है तो उसको सावर वॉमिटिंग हो जाती है, खट्टी उल्टी होती है. पेशेंट को इतने सालों से होती है कि वो समझता है कि दिस इज अ नॉर्मल थिंग, दिस इज अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ. बट कभी कभी ऐसा होता है कि व्हेन यू गिव द राइट मेडिसिन तो वो जो सिम्टम है वो अच्छा हो जाता है, और कभी ऐसा होता है कि पेशेंट तब आपको आपके बताता है कि मुझे ये अच्छा हो गया है. नाउ दीज आर नोन एज द एसेसरी सिम्टम्स ऑफ द मेडिसिन, सॉरी डिजीज. बट एसेसरी सिम्टम्स ऑफ द मेडिसिन आर प्रोड्यूस्ड जब आप दवाई जो देते हैं वो पार्शियली सिमिलर होता है. तो अभी जो सिचुएशन अराइज होती है जो ऑर्गेनन में लिखा है एफोरिज्म 164 में कि अगर आपकी पार्शियली सिमिलर मेडिसिन अनकॉमन सिम्टम्स पे आपने मैच की है, या तो पिक्यूलियर क्वेयर रेयर सिम्टम्स पे, स्ट्रेन सिम्टम्स पे आपने मैच की है, देन क्योर विल टेक प्लेस. आपको कुछ नहीं करना है, द पेशेंट विल बी क्योर. This is the guidance given by Dr. Hahnemann. So if there is paucity, try to find out symptoms which are uncommon, non-pathognomic, or symptoms which are peculiar, queer, rare, जो एकदम strange symptoms है. दूसरा उन्होंने लिखा है कि अगर आपने कंप्लीट सिम्टम पे पार्शियली सिमिलर मेडिसिन दिया, जो मैंने पहले भी कहा कि जो सिम्टम में सेंसेशंस है, जो लोकेशन एक्सटेंशन है, जिसमें मोडालिटी है, एंड इफ पॉसिबल कॉन्कॉमिटेंट भी है, अगर ऐसे कंप्लीट सिम्टम पे आपने सिलेक्ट करके पार्शियली सिमिलर मेडिसिन दिया है, देन अगेन क्योर विल टेक प्लेस. बट से आपने पार्शियली सिमिलर मेडिसिन कॉमन सिम्टम्स या तो इनकम्प्लीट सिम्टम्स पे सिलेक्ट करके दिया है, देन देर विल बी नो क्योर. सो अगर आपका सिलेक्शन अनकॉमन सिम्टम्स पे नहीं है या तो कंप्लीट सिम्टम्स पे नहीं है, देन क्योर इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस. ये अगेन 166 एफोरिज्म, ही हैज मेंशन्ड दैट ड्रग प्रूविंग में कमी है इसलिए सिमिलिमम नहीं मिलती है, जो आज के दिन में हमारे लिए दिक्कत नहीं है, बिकॉज मेनी ड्रग्स आर अप्रूव्ड एंड आवर मटेरिया मेडिका इज क्वाइट रिच नाउ. नाउ ही सेज कि अगर एक्यूट डिजीज में आपने पार्शियली सिमिलर मेडिसिन दिया है और वो मेडिसिन के सिम्टम्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो कभी कभी वायलेंट होते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अगेन आप केस टेकिंग करो, अगेन अ प्रोबिंग केस टेकिंग, यू ट्राई टू फाइंड आउट मोर सिम्टम्स, और जो टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स जो अभी आपकी बनेगी
वो कैसे बनेगी कि जो डिजीज के सिम्टम्स है वो जो बाकी रह गए हैं, वो से सम सिम्टम्स आर क्योर्ड, अभी बाकी थोड़े रह गए हैं, और जो आपके मेडिसिन के सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए हैं वो दोनों को मिला के फॉर्म द टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स, और उसके ऊपर सिमिलिमम सिलेक्ट करो। जो मेडिसिन के सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए हैं वो, और जो डिजीज के सिम्टम्स रह गए हैं उसका टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स बनाओ, और उसके ऊपर आप सिमिलिमम, द होम्योपैथिक सिमिलिमम सिलेक्ट करके पेशेंट को दो। अगर ये सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन भी फेल हुआ है, अगेन डू अ केस टेकिंग एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि अभी कितने सिम्टम्स डिजीज के बाकी रह गए हैं, मेडिसिन जो दिया हुआ है उसके कितने सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए हैं, and then again form the totality of symptoms and again try to find out a similimum for your patient. Now see, this is ऐसे रीकेस टेकिंग करने का हनीमन ने बताया है। अगर पेशेंट हमारे पास आता रहा तब तक देन वी कैन डू इट। पर ये एक मेथड है कि जब बहुत कम सिम्टम्स है आपके पास या तो बहुत वेक सिम्टम्स है, then you can give partially similar medicine and you can manage the patient. But then again he has given a caution कि जब दो मेडिसिन इंडिकेटेड है, जैसे दोनों पार्शियली सिमिलर मेडिसिन है, पर आपके दिमाग में आता है कि ये दोनों मेडिसिन इंडिकेटेड है, पर उसमें आपके एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने वो पेशेंट का बताया कि वो लीच एप्लीकेशन करने से, वो सिकल कोर देने से, बिकॉज सिकल कोर में लिखा था देर इज नो इचिंग, उसमें दो मेडिसिन आई थी। लीच एप्लीकेशन वाले पेशेंट में दो मेडिसिन थी फाटक रेपर्ट्रीवा, एक पेट्रोलियम थी और एक सिकल कोर था। पर पेट्रोलियम में देर वॉज इचिंग, सिकल कोर में देर वॉज नो इचिंग। सो व्हेन टू मेडिसिन आर इंडिकेटेड, you try to select the medicine which you, according to your knowledge, according to your experience, you feel is the more indicated, and give that medicine. Now say when the action of the first medicine is completed, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सेकेंड वो और क्योर नहीं हुआ, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सेकेंड मेडिसिन आपके दिमाग में थी वो सेकेंड दे दो। Then you again form the totality of symptoms and find out the medicine. Sometimes it may happen कि वो जो सेकेंड आपके मेडिसिन सिलेक्शन में आई थी, जैसे सिकल कॉर थी और पेट्रोलियम था, सिकल कॉर से अगर क्योर नहीं हुआ, then you can try petroleum. Try to see if other medicine is coming. If it is not coming, then you can give the medicine of your second choice. तो वो पेट्रोलियम आप दे भी सकते हो और ट्राई कर सकते हो। बेस्ट इज, ये जो मैंने भी ट्राई किया है कि ओपियम एकदम लो पोटेंसी में देना है। एफोरिज्म 57 में भी लिखा है कि ओपियम का प्राइमरी एक्शन होता है नमनेस ऑफ फीलिंग, सब नम हो जाता है। सेकेंडरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द प्राइमरी एक्शन। तो क्या होगा कि द फीलिंग्स विच आर नम्ड विल बिकम मोर, इट विल कम आउट। जो एकदम नम हो गया है उसको ये नमनेस आ गई है, दब गया है, तो वो बाहर आएगा। तो कभी कभी ओपियम लो पोटेंसी, बिकॉज ये 57 एफोरिज्म में लिखा है, तो ओपियम देने से इन लो पोटेंसी समटाइम्स यू आर एबल टू ब्रिंग आउट द सिम्टम्स। सो अगर देर इज अ पॉजिटिव ऑफ सिम्टम्स, more symptoms can come up and you are able to cure your patient. So you can use opium also. In patients of non-venereal chronic disease, anti-psoric medicines, I told you that psora can be an obstacle which is not allowing the cure to take place. So you can use psora as an intercurrent medicine to complete the action of your medicine, the partially similar medicine which you have given. So in between you can give psora, because जैसे मैंने पहले भी कहा कि लोकल डिजीजेस में, मेंटल डिजीजेस में डॉक्टर हनीमन ने कहा है कि अगर कंप्लीट क्योर नहीं हो रहा है, देन यू कैन ट्राई सोरा, एंटीसोरिक मेडिसिन विच इज इंडिकेटेड, यू कैन गिव एंड द क्योर कैन बी कंप्लीटेड। सो these aphorisms, like here according to the conclusion in Organon, then you have to be, there can be sora in the background as I told previously, and it is like the iceberg phenomenon. सिम्टम एक ही है, कम है, बार बार कितने सालों से है, तो
जो दिखता है कि बस एक ही सिम्टम है सोरियासिस का, इतना ही है, पर internally the vital force is completely deranged by the miasmatic affection. और unless and until आप पूरा holistic approach से, if you are not going to cure your patient, then that iceberg is always misleading. वो जैसे peeling of the onion है कि एक के बाद एक layers आते हैं, and that is how you keep on eradicating the miasms, and you can use a complete cure for your patient. So this is what is very important, that you try to find out the internal cause, the miasm, and give a constitutional medicine, and then even if there is a paucity, the cure can take place. So this is some of the examples. जैसे ऐसे जो स्ट्राइकिंग दो कीनोट सिम्टम्स जो इसके होते हैं मेडिसिन के, वो हम ले सकते हैं, और ऐसे ऐसे पेशेंट इज सेइंग के ल्यूकोरिया ही है, बट इट इज प्रोफ्यूज एक्रीड रनिंग डाउन द हिल्स, तो ऐसा एकदम स्पेसिफिक जो सेंसेशंस मिलता है, लोकेशंस मिलता है, देन वी कैन कम टू द मेडिसिन इवन इफ देर इज पॉसिटी. जैसे पास्ट हिस्ट्री में है दैट स्किन डिजीजेस वर कंप्लेन सप्रेस्ड, और उसके बाद सब कंप्लेंट शुरू हुई है, देन वी कैन थिंक ऑफ गिविंग सल्फर. There is a past history of a fall or an injury. After that, these pains have started. Then you can use arnica. So after successive recase taking and re-administration, even if there are less number of symptoms, the cure can take place. Now, do I have time to show the cases or I don't have? मेरे पास टाइम है केसेस के लिए? I think only 3 minutes, doctor. So 3 minutes are remaining. Okay, so I have got few cases which are there, and last time also I told as same that there is a one child with a gastric trouble, and here it was found that the patient wanted, the child wanted everything very hot, and so even if the mother is bringing milk from the kitchen and it gets a bit cool, then the child would not like it, he'll refuse. Now desires food which is very, now see only one symptom, that the gastric complaints were that, but then we were not getting any other things, and just because of this one symptom, that food, the heat was plus, lycopodium was prescribed to that child. In the same way, this is a very interesting case. It was of a lady who was suffering from dry coughing, and since 2 months, and the patient had the other, yes. Yes. So different medicines were given, but then it was found out that the complaint started after taking the corona vaccine, the Covishield. And so looking at her constitution and Am I agent from Thuja was prescribed. Okay, so I'll not show the rest of the Sorry, cases. ma'am? Yeah. Hello. Dr. Devamala, we couldn't hear you properly. I think there is some issues with your connection, I think. Can you hear me? Sorry. Yes, Yes, I'm audible, but I Okay, now you are audible. You can talk. You are asking. only I have only last 1 minute. Okay. That's why, ma'am. अब हमारा हाथ only 1 minute बचे हुए हैं. दिख ही नहीं रहा है, क्लियर ही नहीं समझ में आ रहा है. वो डॉक्टर दीपमाला बोल रही हैं कि हमारे पास अब टाइम 1 मिनट बचा हुआ है मैडम, तो 1 मिनट में आप कंक्लूड कर दीजिए, क्योंकि 8:30 से दूसरा सेशन स्टार्ट होने वाला है. Okay. So I'll conclude my session. There is a one interesting case in Principles of Prescribing by Dr. Mathur, where the patient, there were two friends, और वो लोग हमेशा रोज शाम को कार्ड खेलने के लिए मिलते थे, और वो एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि कल मॉर्निंग हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे, और दूसरे दिन दूसरा फ्रेंड था वो रेडी था, वो फ्रेंड आया नहीं, तो उसने गुस्से में फोन किया उसको, और वो गुस्से में जैसे ही सामने से फोन उठाया तो वो डांटने लगा.
थोड़ी देर के बाद उसको पता चला कि कोई बोल नहीं रहा है, और फिर उसको पता चला कि उसकी वाइफ ने ऐसा कहा कि योर फ्रेंड हैज पास्ड अवे इन द नाइट, वो ही इज नो मोर, ही इज डेड इन द मिडल ऑफ द नाइट। ये फ्रेंड को बहुत ही बुरा लगा। फिर उसको 2-3 दिन के बाद उसके ईयर में रिंगिंग इन द ईयर शुरू हुआ, टिनिटस, एंड वो फिर उसने बहुत सारी थेरेपीज ली, बहुत वाइब्रेशंस की, ये वो, बहुत 6 महीने तक वो इधर उधर घूमता रहा, उसको क्योर नहीं हुआ। फाइनली ही वेंट टू अ होम्योपैथ, होम्योपैथी भी लिया, फिर भी क्योर नहीं हो रहा था। फाइनली एक होम्योपैथ ने उसको पूछा कि कब से शुरू हुआ, तो उसने ये कहा कि अभी मुझे याद नहीं है, पर शायद ऐसा हुआ था कि मेरे फ्रेंड का ये न्यूज मुझे मिला, उसके बाद शुरू हुआ। Now then gelsemium was prescribed to that patient, and why it was prescribed? Because bad tinnitus due to bad news. So this is one, there are few cases which I had gathered, but this is one interesting case which I have taken from K.N. Mathur's book. Okay, so I conclude. Thank you, ma'am. हाँ, Yes, thank you very much. आपने बहुत आपका ये चल रहा है, और अगर हम आप कैसे उसे आप परसीव करें, थैंक यू वेरी मच मैम। आप ऐसे ही आते रहिए, अपना एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर कीजिए, और थैंक यू, थैंक यू। सर ओके, थैंक यू, थैंक यू। हमारे क्लास, थैंक यू। Thank you.